हेलो स्टूडेंट। आपका फिर से स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स सोल्व किए थे। देन अब हम जो बात करेंगे वो रहेगी चैप्टर नंबर सेकंड की, जिसका नाम है विलियन। ये भी इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर है। अब देखो हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो आगे बात कर लेते हैं। पहले कि भाई विलियनों के प्रकार पढ़ेंगे हम, और सांद्रता की इकाइयाँ और विलेयता पढ़ेंगे। ठीक है। देन इसके बाद द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, इसमें हेनरी का नियम भी पढ़ेंगे हम। ये इंपॉर्टेंट नियम है दोनों। उसके बाद पढ़ेंगे हम आदर्श व अनादर्श विलयन। देन इसके बाद हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट भाग होता है जहाँ से मेजर क्वेश्चन बनने के चांसेस है, वो है अणुसंख्यक गुणधर्म, जिनमें हम तीन प्रकार के पढ़ेंगे: क्वथनांक, उन्नयन, हेमांक, अवनमन, परासरण, दाब। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन हम जो चैप्टर का नाम है उसी से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर जो विलियन है उसका मतलब क्या है। तो अब बात कर लेते हैं हम विलियन। देखो, अगर हम डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम जनरल वे में अगर इसको समझना चाहें, तो जब भी हम शक्कर को या फिर नमक को पानी में घोलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं कि भाई ये नमक का विलयन है या फिर शक्कर का विलयन है। तो अगर हम देखते हैं तो अगर जब हम शक्कर घोलते हैं या नमक घोलते हैं तो चारों तरफ, ग्लास में चारों तरफ क्या होती है, शक्कर घुल जाती है, समान रूप से घुलती है। तो वहीं से हम मतलब निकालते हैं कि भाई विलयन डिफाइन कैसे करेंगे, हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो देखो आप, दो या दो से अधिक अवयवों का, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। समांगी से मतलब समझ रहे हो आप, मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो नमक घोलेंगे, शक्कर घोलेंगे, सभी तरफ कैसा रहेगा, बिल्कुल समान रूप से घुला हुआ होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से मीठा ज़्यादा होगा, कहीं से मीठा कम होगा, या फिर कहीं से तो नमकीन ज़्यादा होगा, कहीं से नमकीन कम होगा। समांगी मिश्रण मतलब यहाँ पर लिख रखा है कोष्टक में, सभी और संगठन व गुण एक समान हो। तो ऐसे समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और जैसे शक्कर का जलीय विलयन या नमक का विलयन, बहुत सारे विलयन होते हैं, हम बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई विलयन के अंदर हम एक ही चीज़ मिलाएं। जैसे हमने दो चीज़ मिलाई अभी, शक्कर और पानी। शक्कर ही मिलाया बस पानी के अंदर, लेकिन हम पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ भी मिला सकते हैं। जैसे आपको पता हो, पानी में हमने नींबू पानी बनाना है तो भाई नींबू का रस भी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, तो वो भी एक विलियन है। ऐसा नहीं है कि सर बस दो चीज़ मिल गई तो विलियन बन गया, नहीं। अपन किसी भी पानी के अंदर दो या दो से अधिक जो है पदार्थ मिलाकर भी विलियन बना सकते हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना कि मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो विलियन होगा वो दो से अधिक पदार्थों का भी मिश्रण हो सकता है। अभी हमने हाल फिलहाल जो जनरल एग्जाम्पल लिया है वो क्या है, शक्कर का जलीय विलयन है। देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि भाई शक्कर को जब हम या फिर हाँ, शक्कर को जब हम पानी में घोल रहे हैं तो क्या है, पानी का कलर भी चेंज नहीं हो रहा है, आप दिख रहा है क्लियर, हाँ भाई सभी रूप से समान रूप से घुल रहा है। देन इसके बाद बात करते हैं, इधर भी देख लो एक और डायग्रामेटिक जो आपको बनाना है कॉपी के अंदर। देखेंगे आप, तो जब इसके अंदर हम शक्कर घोल रहे हैं पानी के अंदर, तो जैसे घुल गई तो आपको दिख रहा होगा कि चारों तरफ वो शक्कर समान रूप से घुली है। ऐसा नहीं कि भाई शक्कर इधर ज़्यादा घुल रही है, इधर कम घुल रही है, या फिर इधर घुली हुई ही नहीं है। सभी तरफ से समान रूप से क्या हुई है, वो घुली हुई है। अब दो बात यहाँ पर सामने आती है। हमने क्या किया, शक्कर को पानी में घोला, शक्कर को पानी में, तो मतलब दो वर्ड आए हैं हमारे पास। एक तो घोलने वाला जिसके अंदर क्या होता है, कुछ चीज घुल जाती है, और एक घुलने वाला जिसको हम घोल रहे हैं। समझना, घोलने वाला और एक घुलने वाला। तो इन दोनों के लिए टर्मिनोलॉजी मतलब एक वर्ड यूज किए जाते हैं। क्या वर्ड है, देखो, जिस चीज को हम घोलते हैं उसको बोलते हैं हम हिंदी में विलय, को हम कहते हैं हिंदी में विलय। जिसको हम क्या करते हैं, घोलते हैं। और जिसमें हम घोलते हैं, जैसे शक्कर को हमने घोला पानी में, तो जिसमें घोलते हैं उसको कहा जाता है विलायक। क्या कहा जाता है, विलायक।
तो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, विलियन से ही रिलेटेड दिख रहे हैं आपको। एक तो जिसको हम घोल रहे हैं और एक जिसमें घोल रहे हैं। जिसको घोल रहे हैं उसको तो हम बोलते हैं विलय, मतलब हमारी शक्कर क्या है यहाँ पर, विलय है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सोल्यूट। और जिसमें घोल रहे हैं पानी, वो क्या है हमारे लिए, विलायक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी याद रखना है आपको। विलय क्या होता है, जिसको हम घोलते हैं, और विलायक क्या होता है, जिसमें हम घोलते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं तो कोई विलयन जो होगा वो दो चीज़ों का बना होगा या फिर दो घटकों का, अवयवों का मिलकर बना होगा। एक तो विलायक होगा और एक उसमें क्या होंगे, विलय होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि भाई विलय जो है वो एक ना होकर एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो जो भी विलयन है वो दो घटकों से मिलकर बना है, विलायक और विलय। तो इस प्रकार हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, विलयन बराबर क्या होता है, विलायक प्लस विलय होगा। विलायक प्लस विलय दोनों से मिलकर ही क्या बना होता है, विलयन बना होता है। अब मैं यहीं पर इसको डिफाइन करता हुआ चलूँ तो भी समझ में आपने आए कि भाई विलायक क्या होता है और विलयन विलय क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर जनरल वे में अगर इसको समझना है, जिसको घोलते हैं वो तो विलय, जिसमें घोलते हैं वो विलायक। लेकिन ये कोई डिफिनेशन नहीं बनती है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई विलायक क्या है तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, तो अभी अगर अपन देखते हैं तो इसी के अंदर ग्लास के अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या है भाई, विलायक है, जल, सॉल्वेंट। और कम मात्रा में क्या है भाई, शक्कर है। तो मतलब क्या है कि भाई विलयन के अंदर जो अधिक मात्रा में होता है वो तो होता है सॉल्वेंट मतलब विलायक, और जो कम मात्रा में होता है वो होता है सोल्यूट मतलब विलय। तो इस प्रकार अपन डिफाइन कर सकते हैं कि भाई विलयन के अंदर जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको तो हम कहते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे कहते हैं हम विलय। और हमें अगर जनरल वे में याद रखना है कि भाई जिसको हम घोल रहे हैं वो तो विलय, जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक। आगे बात कर लेते हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड ले लेते हैं। विलायक, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव विलायक कहलाता है। जैसे अभी हमने जस्ट घोला है नमक व शक्कर आदि, ठीक है, कोमा लगा देना बीच में। देन विलय की बात कर लेते हैं कि भाई विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है और विलायक के अतिरिक्त वाले जितने भी अवयव होंगे, मैंने बोला एक से अधिक भी हो सकते हैं। मैंने बोला भी आपको बताया था कि भाई शिकंजी बनानी है तो भाई नींबू का रस भी मिलाना है, तो शक्कर भी मिलाना है, तो तरह तरह की चीज़ मिला सकते हैं इसके अंदर। तो वहाँ पर एक से अधिक चीज़ मिला रहे हैं। और ज़्यादा मात्रा में किसको लेंगे हम, पानी को, और कम मात्रा में लेंगे सबको। बाकी ये सब जो कम मात्रा में वो क्या है, सब हमारे विलय हैं। और जो हमारा अधिक मात्रा में जिसको हम पानी लेते हैं वो क्या हमारा विलायक है। तो विलय क्या होते हैं, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। विलायक के अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं सभी क्या कहलाएंगे हमारे लिए, विलय कहलाएंगे। जैसे जल वगैरह और आगे एथेनॉल वगैरह आएंगे आपके। आगे हम बात करते हैं कि भाई जो विलयन है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो जो विलयनों के ये प्रकार बताए गए हैं, यहाँ पर इनके जो प्रकार है ये इनके अवयवों के अवस्थाओं के आधार पर है। ये विलायक की अवस्था के आधार भी बता सकते हैं। और यहाँ पर जो विलयन होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है हमारा गैसीय विलयन। कौन सा है, गैसीय विलयन। अब देखो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है गैसीय विलयन क्या है। गैसीय विलयन ऐसे विलयन जिनमें विलय की भौतिक अवस्था, मतलब जिसको हम घोल रहे हैं, विलय की भौतिक अवस्था ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है भाई, और गैस भी हो सकती है। तथा विलायक की भौतिक अवस्था, ये यहां पर फिक्स रखना आप याद, विलायक की भौतिक अवस्था केवल और केवल कैसी होती है, गैस होती है। मतलब विलायक कैसा हो, गैस हो। और विलय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। ऐसा विलयन क्या कहलाता है हमारा, गैसीय विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, गैसीय विलयन। यहां पर विलयन ना लिखें आप, क्या लिखेंगे, विलयन। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा हमारे लिए, गैसीय विलयन कहलाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सर ये गैस विलायक कैसे हो सकता है, गैस तो हवा में उड़ जाएगी। बिल्कुल होगा, लेकिन अब एग्जांपल्स देखते हैं आप कि भाई कैसे कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखो आप O2 प्लस N2
मतलब ऑक्सीजन को किस में घोल दिया गया है, नाइट्रोजन के अंदर घोल दिया गया है। नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। तो यहाँ पर जो हमारा आगे वाला है वो तो विलय है सारे के सारे, याद रखना ये आगे जो भी लिखे हुए हैं ये सब क्या है हमारे लिए, विलय है। याद रखना मैं लिख रहा हूँ आगे, ये सब क्या है हमारे लिए, विलय। और जो पीछे लिखे हुए हैं वो सभी के सभी क्या हैं हमारे लिए, विलायक हैं। विलायक मतलब ये ज़्यादा मात्रा में लेंगे हम, और आगे वाले जो हैं वो कम मात्रा में लेंगे। ये क्या है, सभी विलायक। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल्स पर फोकस रखते हैं कि भाई O2 को N2 में घोला, मतलब ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में घोला, तो ऑक्सीजन भी गैस और नाइट्रोजन भी गैस, बिल्कुल। यहाँ पर विलय कोई सी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा कैसे रहेगा, गैस में। अगला एग्जाम्पल देखें, CHCl3। अगर इसका नाम आपको याद नहीं है तो नाम भी लिख लें आप, नोट्स में ऐड कर लेना। इसको बोला जाता है, ये बेहोश करने वाली दवा है, आपको पता हो तो। क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। ये क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म है। अब देखो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड होता है, और इसको हम घोल रहे हैं किस भाई, नाइट्रोजन में घोल देते हैं। तो देखो ये लिक्विड है, विलय कोई सी अवस्था में आ गया, और ये कौन सा है भाई, हमेशा गैस में। तो ये भी कौन सा विलयन हो जाएगा हमारे लिए, गैसी विलयन हो जाएगा। अगली बात करते हैं कपूर। सभी ने देखा होगा कपूर ठोस होता है, कपूर को भी किस में घोल दिया हमने, नाइट्रोजन गैस में घोल दिया। तो ये भी क्या हो गया, ठोस हो गया विलय। तो और जो हमारा विलायक वो हमेशा कैसा है, गैस। देखो आप तीनों कंडीशन में जो विलायक है वो कैसा है हमारा, गैसी है। तो इसका मतलब तीनों के तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो क्या है, हमारे गैसी विलयन के। तो इतना आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन से आपको पता होगा कि इतनी इजी डेफिनेशन नहीं पूछी जा सकती, तो एग्जाम जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो इसके एग्जांपल्स से ही होंगे। तो हमारा पहला प्रकार का विलयन खत्म हुआ है, जिसमें हमने बोला है कि भाई जो विलायक है वो हमेशा गैसी होगा, जबकि जो विलय हो सकता है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, जिसके हम तीनों एग्जाम्पल ले चुके हैं। O2 प्लस N2, क्लोरोफॉर्म प्लस N2, क्लोरोफॉर्म लिक्विड अवस्था में होता है। जो आपका कपूर प्लस N2, ये हमारा कपूर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। लेकिन नाइट्रोजन हमेशा कौन सी अवस्था में रहेगा हमारे लिए, गैसीय अवस्था में होगा। दूसरे प्रकार के विलयन की बात करते हैं, तो भाई दूसरे प्रकार का है, गैस के बाद जो अवस्था आती है वो कौन सी आती है, द्रव। तो भाई द्रवीय विलयन। आपको यहाँ पर न पता चल चुका होगा, जैसा डिफाइन हमने पहले वाले को किया वैसे इसको डिफाइन करेंगे कि भाई जिसके अंदर ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक है उसकी भौतिक अवस्था हमेशा कैसी रहेगी भाई, द्रव रहेगी। जबकि जो विलय होंगे वो विलय ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। तो तीनों हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा विलायक है वो हमेशा कैसा रहेगा, द्रवीय ही रहेगा, लिक्विड रहेगा। उसे ऐसे विलयनों को हम क्या कहेंगे, द्रवीय विलयन कहेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आप सभी को ने देखा होगा कि भाई जो पानी है, जो नदी है वगैरह है, उन सब में ऑक्सीजन, उनके पानी में क्या घुली रहती है भाई, ऑक्सीजन घुली रहती है। तो भाई O2 प्लस H2O, O2 प्लस H2O, O2 क्या है हमारा, गैस। ऑक्सीजन जो है हमारी क्या है भाई, गैसीय अवस्था में। और H2O कौन सी अवस्था में भाई, लिक्विड अवस्था में है। तो O2 प्लस H2O भी किसका एग्जाम्पल, हमारे द्रव्य विलयन का। क्योंकि यहाँ पर विलायक जो है, ये सारे जो पीछे यहाँ है ये सब क्या है, हमारा विलायक है। और ये जो आगे वाले हैं ये सभी क्या है, हमारे लिए विलय हैं। O2 प्लस H2, यहाँ पर O2 क्या है, विलय क्या है हमारा, गैसीय अवस्था में, और H2O कैसी है हमारी, लिक्विड अवस्था में। तो ये भी द्रवीय विलयन है, क्योंकि विलायक यहाँ पर लिक्विड है।
एथेनॉल प्लस H2, एथेनॉल, एथेनॉल मतलब एल्कोहल लिक्विड में होता है, और H2O भी क्या है, लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड मतलब विलय भी लिक्विड और विलायक भी लिक्विड है, द्रव है दोनों ही। तो ये वाला विलयन भी क्या है हमारा, द्रवीय विलयन है। अब देखो NaCl, नमक, नमक ठोस अवस्था में होता है, इसको हम पानी में घोल रहे हैं, तो ये भी देखो NaCl कोई सी अवस्था में, सॉरी, विलय कोई सी अवस्था में हो सकता है, लेकिन जो हमारा विलायक वो हमेशा देखो यहाँ पर देखें तीनों बार लिक्विड 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 मतलब द्रव अवस्था में है। तो विलायक का द्रव अवस्था में मिलना और विलय कुछ भी हो जाए तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, हमारा द्रवीय विलयन कहलाएगा। और तीनों अवस्थाओं वाले एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए गए हैं। इसको नाम याद नहीं है, इस C2H5OH को एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। NaCl को हम नमक भी कह सकते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो क्वेश्चन कैसे बनने के चांसेस होते हैं कि नमक का जलीय विलयन निम्न में से है, गैसीय विलयन, ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन या ओनली विलयन। तो आपको जो स्पेसिफिक नाम दे रखा उसने द्रवीय विलयन, तो आपको द्रवीय विलयन ऑप्शन पर राइट लगाना होगा। आगे बात करते हैं हम तीसरे प्रकार का जो विलयन है, वो है हमारा कौन सा, ठोसीय विलयन। अभी तक जो डिफाइन कर चुके हैं वही वहीं से यहाँ डेफिनेशन बनेगी कि भाई ऐसे विलयन जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था कैसी होती है, केवल ठोसी होती है, जबकि विलय जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं भाई, ठोस, द्रव या फिर गैस भी हो सकते हैं। तो इससे विलयन क्या कहलाते हैं, हमारे ठोसीय विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स पे फोकस रखना आप लोग। मैं फिर कह रहा हूं आपसे बार बार कि एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, और सबसे ज्यादा जो चांस बनेंगे एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनने के, वो है हमारा ठोसीय विलयन से। इंपॉर्टेंट में लिख लेना इसको, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन गैस होती है जो कि पैलेडियम पर अधिशोषित हो जाती है, मतलब ये घुलती नहीं है, ये इसकी सतह पर अब रुक जाएगी। मतलब ये पैलेडियम होता है, पैलेडियम पर जब हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे तो ऐसे क्या होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के अणु क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे। ऐसे हाइड्रोजन गैस के अणु क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारा H2 प्लस पैलेडियम। पैलेडियम यहाँ पर ठोस अवस्था में है, जबकि H2 कौन सा है, गैसीय अवस्था में। ज़्यादा मात्रा में कौन है भाई, नीचे कौन दिख रहा है आपको, पैलेडियम। कम मात्रा में कौन है भाई, H2। तो मतलब ये कौन सा विलयन हो गया भाई, ठोसीय विलयन हो गया। अगली बात करते हैं मरकरी, Hg। मरकरी जो होता है वो लिक्विड में होता है, इसको हमने किस में घोला, सोडियम में घोल दिया, तो ये बन जाएगा सोडियम अमलगम। आपको पता हो, पढ़ चुके हैं अपन मिश्र धातुओं के अंदर कि भाई किसी भी धातु को जब अपन मरकरी के साथ मिला देते तो वो क्या बन जाता है भाई, सोडियम अमलगम बन जाता है। तो यहाँ पर हमने जो हमने मरकरी है वो तो लिक्विड में है, और जो सोडियम है वो कौन सा है, ठोस अवस्था में। तो ये भी विलयन कौन सा है, हमारा ठोसी विलयन है। अगला एग्जाम्पल है Zn प्लस Ni। ये देखो ये फेमस एग्जाम्पल है, और ये क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में। हर कंपटीशन में मतलब आपके कोई से भी नीट वगैरह भी हो गए, JEE भी हो सकता है, साथ ही साथ कोई जनरल, जिस कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस आती है वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा सकता है। इन दोनों को योग से बनता है, घर में अपने पास बर्तन होते हैं, वही क्या, पीतल। तो इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा भाई, पीतल कहलाएगा, आगे काम आएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो याद रखना वो क्या है कि भाई Zn भी सॉलिड होता है और Ni भी सॉलिड। अब बच्चे फिर क्वेश्चन करेंगे, सर ठोस को ठोस में कैसे मिलाएंगे। बिल्कुल, देखो ठोस को दोनों को उच्च ताप पर गर्म करते हैं जिससे वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, फिर दोनों को मिला देते हैं तो वो बचता क्या है, दोनों के मिश्रण से जो बनता है वो ठोस अवस्था में होता है। तो ये ठोस का ठोस में मिश्रण होता है। तो इस प्रकार ये हमारे तीन प्रकार के विलयन खत्म हो चुके हैं, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। और इन्हीं से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। कहाँ से, मैंने आपको बोला है हमेशा जो क्वेश्चन बनेगा वो इनमें इन तीनों के एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनेंगे। आगे बात करते हैं हम विलयन से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्द है सांद्रता। सांद्रता होती क्या है, देखो सभी को पता है कि सर इसकी सांद्रता ज़्यादा है, उसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता ज़्यादा है, ऐसा कुछ सुना हुआ देखा होगा अभी तक, सुना होगा आपने। तो वहीं से हम पहले डेफिनेशन समझते हैं भाई सांद्रता क्या है। इसको मैं जनरल वे में समझाता हूँ पहले आपको कि भाई जैसे मैंने ये एक गिलास पानी लिया और इसके अंदर मात्र मैंने एक चम्मच शक्कर मिलाई। कितने चम्मच, एक चम्मच, ठीक है। ये पानी है एक गिलास, इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया भाई, एक चम्मच शक्कर मिला। तो
तो अब देखो 1 चम्मच मैंने फिक्स कर दिया कि भाई इस पानी के अंदर क्या बन गई भाई, 1 चम्मच शक्कर मिल गई। तो यही इसकी क्या होगी, इस विलयन की क्या हो गई भाई, क्या हो गई, सांद्रता। अब मान लो मैंने क्या कर दिया भाई, इसके अंदर 3 चम्मच शक्कर मिला दी, तो इसकी सांद्रता क्या हो गई भाई, 3 चम्मच होगी। अब मैंने आपसे बोल दिया कि भाई ये एक गिलास है, इसके अंदर क्या मिली हुई है, शक्कर घुली हुई है। अब बताओ इसकी सांद्रता क्या है, तो ये लो। तो जब तक हमको पता नहीं कि भाई कितने चम्मच शक्कर घोली या नमक घोला है, तो हम उसकी सांद्रता नहीं बता सकते। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, तो जितनी मात्रा हम घोलेंगे विलायक की निश्चित मात्रा में, वही उसकी क्या होगी, उस विलयन की सांद्रता होगी। समझ रहे हो ना बात को। जैसे मैंने यहाँ गिलास भी फिक्स कर रखा है कि भाई 1 गिलास है, ऐसा नहीं कि आप एक टब ले लें, कभी एक बाल्टी ले लें, कभी एक जो भी है टंकी वगैरह ले लें, उसके अंदर एक शक्कर घोल देंगे, सर इसकी सांद्रता भी वैसी होगी जितने गिलास, नहीं, सबकी सांद्रता अलग अलग होगी फिर, क्योंकि अपन विलायक की मात्रा भी चेंज करते जा रहे हैं। तो विलायक की मैं निश्चित मात्रा कर रहा हूँ कि भाई 1 गिलास के अंदर हम क्या मिला रहे हैं, 1 चम्मच शक्कर मिला रहे हैं, तो भाई वो उसकी सांद्रता होगी। ऐसे ही एक टंकी पानी है, उसके अंदर हमने 1 चम्मच शक्कर मिला, तो उसकी सांद्रता अलग होगी। तो ध्यान देना, इधर ध्यान देंगे, डेफिनेशन पर फोकस रखना आप। तो अभी हाल फिलहाल अपन को समझ में आना चाहिए सांद्रता होती क्या है, कि भाई कि हमने 1 गिलास के अंदर कितने चम्मच शक्कर मिलाई, वो उस जो विलयन है, शक्कर का विलयन, उसकी सांद्रता है। सभी की सांद्रता को उसको डिफाइन नहीं करना है, अपन को समझाने के लिए है केवल ये। तो अपन समझने के लिए जो आपकी एक्चुअल डेफिनेशन है उसको फोकस करते हैं। विलेय पदार्थ की, किसकी, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलायक की देखो, आप फोकस रखना यहाँ पर, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली रहती है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो कि विलायक की निश्चित मात्रा में घुली रहती है, विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। समझ लो, मतलब मैंने अभी बोला ऐसे कि 1 गिलास के अंदर कितने चम्मच शक्कर घुली हुई है, वो उस विलयन की क्या है, सांद्रता है। वैसे यहाँ पर मैं डिफाइन किया इसको कि भाई किसी भी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो कि विलायक की निश्चित मात्रा में घुली रहती है, वो उसकी क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब देखो सांद्रता डेफिनेशन आपके लिए जो है वो प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ थ्योरेटिकल भी है। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो वहां पर भी आपको पूछा जाएगा कि भाई इतने सांद्रता वाला ये विलयन है, इतनी सांद्रता वाला विलयन है, तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि सांद्रता का मतलब क्या है। तो यहीं से आप उस चीज को समझते हुए चलेंगे। सांद्रता का मतलब क्या है कि भाई किसी भी विलायक है जो कि निश्चित मात्रा में, उसके अंदर कितने मात्रा में विलेय मिला हुआ है, 1 ग्राम मिला हुआ है, 2 ग्राम मिला हुआ है, 10 ग्राम मिला हुआ है, वो उसकी क्या है कहलाएगी, उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। अब देखो ये सांद्रता है कि भाई जो हमारा विलेय मिलाया है वो कितनी मात्रा में है, तो उसको मापने के लिए, सांद्रता को मापने के लिए बहुत सारी इकाइयां होती हैं। और यहां से आपके डैम श्योर एक क्वेश्चन पक्का है नीट में, जेई में, साथ ही साथ आरबीएससी के अंदर। तो पहले अपन सांद्रताओं पर फोकस करते हैं कि भाई सांद्रताएं कौन कौन सी हो सकती है, जिनमें सॉरी सांद्रता की इकाइयां कौन कौन सी हो सकती है जिनमें हम सांद्रता को माप सकते हैं या नाप सकते हैं। देखेंगे आप, 2 प्रकार की आपकी इकाइयां हैं और यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है एक। अभी आपको मैं डिफाइन कर देता हूं, पहले समझा देता हूं कि भाई ये 2 प्रकार की सांद्रता इकाइयां हैं। एक तो ऐसी सांद्रता इकाइयां हैं जो किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, मतलब जिनका मान जो है वो ताप के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। और एक ऐसी इकाइयां हैं सांद्रता की जो ताप पर निर्भर नहीं करती है, मतलब ताप के अकॉर्डिंग इनके मान में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। समझ रहे हो बात को, ताप पर निर्भर और ताप पर निर्भर नहीं का मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई ऐसी सांद्रता इकाइयां जिनमें ताप के अनुसार क्या हो, उनके मान में क्या आए, सांद्रताओं के मान में क्या आए, परिवर्तन आए, वो ताप पर निर्भर है। ऐसी सांद्रता इकाइयां जिनमें ताप बढ़ाने पर उनकी सांद्रता इकाइयों में कोई भी चेंजेस नहीं आए, वो कैसी है, हमारी ताप पर निर्भर नहीं है। तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ताप पर निर्भर, निम्न में से ताप पर निर्भर इकाइयां हैं या निम्न में से ताप पर निर्भर इकाई नहीं है। तभी अपन फोकस करते हैं ताप पर निर्भर जो है वो कौन सी है, आयतन अनुपात आयतन, मतलब इसको इससे भी प्रेजेंट करते हैं जो हम 11th क्लास में भी देख चुके हैं, V/V प्रतिशत। याद रखना, V/V से भी इसको प्रदर्शित करेंगे। एक मिनट, इसको साफ साफ लिखते हैं अपन, ये काम आएगा अपने, भी नोट्स में ऐड करना रहेगा आपको ये। इसको अपन कैसे लिखेंगे, V/V प्रतिशत।
ठीक है। दूसरा है ताप पर निर्भर जो है द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान को हम किस में लेंगे भाई, वेट में लेंगे, तो W अपॉन V प्रतिशत से भी इसको दर्शा सकते हैं, है ना। बोल रहा हूं, ध्यान रखना, W अपॉन V प्रतिशत, याद रखना ये कुछ भी नहीं है, देखो मैं उर्दू नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या होता है कि ये कर्सर जो है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो देखो आप द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशत, ठीक है। अगले है जो ताप पर निर्भर इकाई है वो क्या है, मोलरता। आपने सुना होगा इसका नाम, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एम से, 11th क्लास में सुना है। एक होती है नॉर्मलता, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। एक होती है फॉर्मलता, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से। ये सारी जो इकाइयां हैं, ये सारी की सारी इकाइयां ताप पर निर्भर है, मतलब ताप के अकॉर्डिंग इनकी सांद्रता जो है वो चेंज होती जाती है। ये जो इकाइयां हैं ये क्या है, ताप के अकॉर्डिंग क्या होगी, चेंज होगी। ताप बढ़ेगा तो कुछ और होगी इनका मान, और ताप घटेगा तो कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि सब किस पर डिपेंडेड है भाई, आयतन पर है। वो आगे कैसे क्या होगा मैं अब आपको डिस्कस करेंगे अपन आगे। आगे जो इकाइयां हैं वो है ताप पर निर्भर नहीं है। जैसे कौन कौन सी है भाई, ताप कुछ भी कर लो, इनका जो मान है वो फिक्स ही रहेगा। द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान, मतलब W अपॉन W, मतलब विलेय भी भार में होगा और विलायक को भी हम किस में लेंगे भाई, भार में लेंगे। यहां पर क्या होगा हमारा, प्रतिशत। और अगली जो इकाई है वो है हमारी मोललता। मोललता, ठीक है, ये इसको दर्शाते हैं किससे, स्मॉल m से। अगली इकाई है हमारी कौन सी भाई, मोल भिन्न, जिसको हम दर्शाते हैं भाई किससे, x से। मोल फ्रैक्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। जो अगली इकाई है वो है ppm, जिसको हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। याद रखना, पार्ट पर मिलियन। और एक और इकाई है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है, वो है पार्ट पर बिलियन। दोनों सेम ही है, एक तो मिलियन और एक बिलियन। तो इन सभी इकाइयों को हम एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर चार्ट बना के दिया है आपको, और इस चार्ट को आपको नोट्स में ऐड करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कंपटीशन एग्जाम में कि भाई कौन सी ताप पर निर्भर है, कौन सी ताप पर निर्भर नहीं है। आपकी बुक में ऐसा कुछ चार्ट बनाकर नहीं दिया, आपकी बुक में डायरेक्ट समझ डेफिनेशन दे रखी है भाई कि भाई आयतन अपॉन आयतन प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, मोलरता कैसे निकालते हैं, नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, इनको डिफाइन किया गया है और इनके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो अब बिल्कुल हम भी नेक्स्ट क्लास में जब भी ये पढ़ेंगे वो इनको हम 1 बाय 1 डिफाइन करते चलेंगे। वहां पर मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा भाई ताप पर निर्भर ये वाली इकाइयां अब पढ़ रहे हैं, फिर ताप पर निर्भर नई इकाइयां वो इनको अब पढ़ेंगे, नहीं, वहां पर अपन सब एक साथ पढ़ेंगे। तो अभी आप याद रख लें कि ताप पर निर्भर जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी है, V अपॉन V, मतलब इसके अंदर विलेय भी आयतन में लिया जाएगा और विलायक भी आयतन में लिया जाएगा। W अपॉन V, जिसमें हम विलेय को तो भार में लेंगे, वेट में लेंगे, और जो हमारा विलायक है उसको आयतन में लेंगे। मोलरता, यहां पर भी कुछ ना कुछ हमारा आयतन वाला होगा। नॉर्मलता, फॉर्मलता। बात करते हैं ताप पर निर्भर नहीं इकाइयां हैं जो है, वो है द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशतता। फिर उसके बाद है मोललता, मोल भिन्न, पीपीएम, पीपीबी। यहां से क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं, याद रखना। तो आपको इन इकाइयों को याद रखना है। मैं जब भी आपके टॉपिक पूरा होगा तब क्वेश्चंस बना के दूंगा, तो यहां से भी क्वेश्चन बनने का चांसेस है। तो सांद्रताओं को इस प्रकार, जो विलयन की जो सांद्रताएं हैं उनको हम इन इकाइयों में माप सकते हैं। आपको ऐसे लिखकर नहीं देगा फिर कह रहा हूँ कि ताप पर निर्भर कौन सी इकाइयाँ कौन सी नहीं, आपको डायरेक्ट लिखा हुआ देगा V अपॉन V प्रतिशत, W अपॉन V प्रतिशत, कैपिटल M लिखा हुआ रहेगा किसी मान के पीछे, किसी के पीछे कैपिटल N लिखा हुआ रहेगा, किसी के पीछे मान के पीछे कैपिटल F लिखा हुआ रहेगा, किसी के पीछे क्या रहेगा, W अपॉन W प्रतिशत लिखा हुआ रहेगा, किसी के पीछे स्मॉल m लिखा रहेगा, किसी के पीछे x लिखा रहेगा, किसी के ppm लिखा रहेगा, किसी के ppb लिखा रहेगा। ये भी हाल फिलहाल जो है मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया अलग अलग। इनको समझ लेना कि भाई ये ताप पर निर्भर कर रही है, मतलब क्या है कि भाई इनके ताप के अकॉर्डिंग या ताप के अनुसार इनके मान में क्या आता रहता है भाई, परिवर्तन आता रहता है। जो ताप पर निर्भर नहीं है उनमें क्या मतलब है कि भाई इनके ताप में परिवर्तन कर दें तो भी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है।
तो इस प्रकार आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। बने रहिए साइंस क्लासेस के साथ। अच्छा, अभी कुछ बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो देखो, आप लोग अभी बिल्कुल निश्चिंत रहें। जब तक आपको वो आपने बोला है तब तक तो हम ऑनलाइन ही चलाएंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है। तो आप लोग अभी पूरा फोकस यूट्यूब चैनल पर ही रखें, क्योंकि यहीं से आप नोट्स प्रिपेयर करते चलें। और आपको बोला गया है कि हम यहाँ समझा भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोगों को क्या होता है कि भाई आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो हो सकता है कुछ चीज़ आपको कम या फिर कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए। तो इन चीज़ों को अगर जो भी आपके डाउट रहेंगे तो उनको अपन डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लास जो रहेगी हमारी, उसके अंदर भी हम इनको एक बार पूरे नोट्स को क्लियर करेंगे जो आपको अभी तक समझाए गए हैं। तो आप लोग निश्चित रहें, बिल्कुल आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी। जैसे ही गवर्नमेंट आपको ऑर्डर करती है तो हम क्या है क्लासेस स्टार्ट करते रहेंगे, देखेंगे आप। और एक बात और सुन लें, आप वीडियोस देखते हैं तो कम से कम लाइक का बटन बिल्कुल प्रेस कर दें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते चलें। और आप इस चैनल को जितने भी आपके फ्रेंड्स उनको सब्सक्राइब करें। देखो, इनका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। आप लोग अगर वीडियोस ओपन करके भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक बार लाइक बटन प्रेस कर दें आप। उसके बाद आगे आप पढ़ते रहें। तो इस प्रकार आप क्या करते रहें, इन वीडियोस को लाइक करते भी चलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन सभी के न्यूमेरिकल्स प्लस डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए साइंस क्लास के साथ।